बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज यासर महमूद। टुडे लेक्चर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो हमारा लेक्चर पुराना चल रहा था उसके आगे 3 पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। इन 3 पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम पहले 2 जो पॉइंट हैं उनका ओवरव्यू लेते हैं कि हमने वहाँ क्या क्या पढ़ा, क्योंकि मैंने पहले ही चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि हर आर्टिकल एक दूसरे से लिंक करता है। जिसको पिछले आर्टिकल समझ नहीं आएंगे तो वो अगले आर्टिकल को भी दुरुस्त तरीके से और एक्सप्लेन्ड किया हुआ डाटा समझ नहीं सकता। अब चलते हैं प्रीवियस लेक्चर की तरफ। तो मैंने वहां पे डिस्कस किया सबसे पहले व्हाट इज प्रॉब्लम। मैंने प्रॉब्लम की डेफिनेशन को डिफाइन किया। देन आगे मैंने इस प्रॉब्लम को समझने के लिए मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स को पेश किया। फिर उसके बाद मैंने प्रॉब्लम को डिफाइनिंग करना, फाइंड करना बताया। उसके 3 मेथड भी बताए और इसको तफसीलन एक्सप्लेन भी किया। देन नेक्स्ट हमारा जो पार्ट था, जो दूसरा पार्ट कहलाता था उसका था अंडरस्टैंडिंग। जब आपने सारे प्रॉब्लम को समझ लिया तो आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। तो अंडरस्टैंड करने के बाद अगले प्रोसीजर पे जाएंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम अगले लेक्चर में चलते हैं जिसका जो तीसरा पॉइंट है प्लानिंग और सॉल्यूशन। इसके अंदर वाज़िह तौर पे हमें नजर आता है कि हर काम करने से पहले कोई ना कोई प्लान किया जाता है। यानी कोई काम करना है या कोई होमवर्क करना है या कोई स्टेप आपने फॉलो करना है, कोई भी आपने कोई जर्नी है, उसका कोई ना कोई प्लान करते हैं। मसलन आप दोस्तों के अंदर आपस में बात तय करते हैं, हमने फलां जगह पे जाना है, तो उसका कोई ना कोई प्लान होगा। तो हम प्लान करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाला जाए। तो देन इसको देखते हुए इस कंप्यूटर की इस किताब के अंदर भी जो तीसरा स्टेप रखा गया वो प्लानिंग रखा गया कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अंदर क्या क्या प्लानिंग होनी चाहिए। अगर उसको मैं देखे तो सबसे पहले डिवाइड एंड कंकर है। ये अंग्रेजों के मकूले से निकला है। उनका एक मकूला था, उन्होंने कहा लोगों को तकसीम करो और फतह करो। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी जो पेचीदा किस्म के, जो डिफिकल्ट, जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उनको भी डिवाइड किया जाता है, फिर उनको रिजॉल्व किया जाता है। छोटे छोटे प्रोग्राम तो नहीं इसमें डिस्कस किए जाते, लेकिन जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है डिवाइड एंड कंकर रूल की मदद से कि भाई कैसे इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जाए, फिर इसको हल कर दिया जाए। तो अगर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें तो हमें दूसरा जो टॉपिक हमें मिलता है गेस, चेक, गेस एंड इम्प्रूव। हमें शुरू से ही बताता है कि किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए अंदाजा लगाया जाता है कि मैं फलां काम करूंगा या मैं फलां काम सर अंजाम दूंगा तो मुझे फलां मुश्किलात हो सकती हैं। कौन से प्रोग्राम से, कौन से इस मसले से, कौन से रास्ते से मेरे टाइम कम लग सकता है, मेरा पैसे भी कम लग सकते हैं और मेरा सफर भी कम तय हो सकता है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे आर्टिकल की तरफ, गेस, चेक एंड इम्प्रूव। गेस से हमें खुद ही अंदाजा हो जाता है कि गैस का मतलब है अंदाजा लगाना कि भाई कौन सा काम किस तरह और कैसे करना है, किस तरह हमारे पैसे बच सकते हैं और किस तरह हम टाइम सेव कर सकते हैं और कौन सा काम बेस्ट वे से हो सकता। तो हम इन चीजों को देखते हुए उस काम को सर अंजाम देते हैं, प्रोग्राम के तहत हम काम करते हैं। फिर उस मसलन हमें किसी आदमी ने कैलकुलेटर बनाने के लिए कहा तो हम उसको पहले गैस करेंगे इसमें क्या चीज आ सकती है। तो हम इसको देन चेक करेंगे कि हमारे माइंड में बात आएगी कि इसके अंदर तो नंबर इस्तेमाल हो सकते हैं। तो जब इसमें नंबर इस्तेमाल हो सकती हैं तो हम इसके अंदर मुख्तलिफ चीजों को ऐड करेंगे। तो जो दूसरा पोर्शन है हमारा चेक एंड इम्प्रूव का, चेक में हम ये कहेंगे कि कौन सी चीज कब करनी है, कैसे करनी है और कहां पे करनी है। यानी कि हम टाइम को सेव कर सकती हैं, पैसे को सेव कर सकती हैं और जगह के दरमियान जो फासला है उसको भी कम से कम कर सकते हैं। तो इस तरीके के साथ हम गैस के बाद जो दूसरा अंदाजा लगाते हैं वो हम इसको चेक करते हैं। फिर तीसरा जो हमारे पास काम आता है वो है इम्प्रूव, यानी कि काम को कैसे बेहतर किया जा सकता है। दूसरे लफ्जों में अपडेट भी कहा जाता है। जैसे कि मोबाइल के अंदर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर होते हैं, तो डेली वाइज भी होता है, वीकली भी होता है और आपका ईयरली भी आपको बताता है कि आप कैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं या इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें उसकी एफिशिएंसी में इजाफा हो जाता है। नेक्स्ट हम आर्टिकल की तरफ चलते हैं, वो है एक्ट
इट आउट। इसको टू डू लिस्ट भी कहा जाता है। टू डू लिस्ट का मतलब है एक तरतीब बनाना, एक लिस्ट बनाना, यानी कि प्रॉब्लम है तो उसको एक तरतीब दे देना। दूसरे लफ्जों में टाइम टेबल बनाना टू डू लिस्ट कहलाता है कि फलां काम फलां वक्त में होगा, फलां काम फलां वक्त में होगा। ये सारी तरतीब लगाना एक्ट इट आउट कहलाता है। हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं हमको उनको लिस्ट आउट कर देते हैं, यानी कि फलां चीज को हम कैसे मैनेज करेंगे, फलां चीज को कैसे मैनेज करेंगे, तो देन हम इस प्रोसेस के अंदर हम लेके जाते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों को हम काम में लेके आते हैं। मसलन कैलकुलेटर की एग्जांपल अगर लें तो हमें मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ चीज़ें सामने आती हैं कि कौन कौन सी चीज़ पहले लेनी है, कि नंबर कैसे होने हैं, तो हमने उस पर क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है। तो इसी से आगे बढ़ते हुए हमारा जो चौथा पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि हम किसी भी चीज़ को, और पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने बयान किया, तो ड्रा पिक्चर का जो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था उसके अंदर भी मैंने बताया था कि किसी चीज को अगर आप इमेज की शक्ल में ले लेते हैं, कुछ चीज ड्रा कर लेते हैं, डिजाइन ले लेते हैं, वो आपके पैराग्राफ की निस्बत आसानी से समझ आ जाता। कि आप किसी चीज को एक्सप्लेन करें तो वो आपको ज्यादा समझ में नहीं आता। इसी तरह बिल्डिंग की एग्जांपल लें कि एक माहिर तामीरात क्या करता है, वो सबसे पहले किसी चीज के पूरे ओवरव्यू को लेता है, अपने माइंड में रखता है, उसका स्केच बनाता है, फिर उस बंदे से कुछ क्वेश्चन सवाल जवाब करता है, फिर उसको एक रफ बनाकर उस डिजाइन को एक इमेज की शक्ल में उस बंदे को दिखाता है। वो बंदा उसको यस या नो कहता है। तो इस इमेज से उस बंदे को इजीली समझ आ जाती है कि भाई ये चीज इस तरह है। तो इस अमल को प्रोटोटाइप कहा जाता है। तो इस अमल से, ये प्रोटोटाइप से एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सामने आ जाता है। तो आगे हम इसके चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। आगे हम चलते हैं नंबर 4, कैंडिडेट सॉल्यूशन। कैंडिडेट सॉल्यूशन क्या है? ये है दो चीजों पर मुश्तमिल कि समथिंग अनप्लान्ड और स्पॉन्टेनियसली, यानी बगैर किसी प्लान्ड के किए हुए अंदाजा लगाना। तो दूसरे का मतलब भी बगैर इरादे की है, यानी कि ऐसा प्रॉब्लम या ऐसा मसला जो आप बगैर इरादे के आप इसको गेस करते हैं, इसको अंदाजा लगाते हैं कि भाई ये फलां काम इस तरह होगा, फलां काम इस तरह होगा। तो इस तरह आप मैनेज करते हैं तो देन आपको समझ आ जाती है कि किस तरह ये काम किया जा सकता है। इसे एक एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी टीचर को कहा जाए कि स्कूल के अंदर मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, आप उनको देखें कितने कितने किसी क्लास में से निकल सकते हैं, तो बंदा 1 by 1 क्लासेस में जाएगा और काफी दिनों के बाद उसका आंसर निकाले। इसके बरक्स अगर देखा जाए, अगर वही टीचर अपनी क्लास के तालिब इल्म को चेक करे कि मेरी क्लास के अंदर कितने प्लेयर हैं, तो उसी क्लास में से गैस लगाकर अगली क्लास का गैस लगाएगा कि हो सकता है 1-2 जो प्लेयर है आगे पीछे हो सकता है, तो यही इसकी एक एवरेज है। 9-10 की एवरेज हो सकती है और 9 और 8 की एवरेज हो सकती है। इससे वो गैस कर लेगा और इससे वो आगे कैंडिडेट सॉल्यूशन निकाल ले। और अगला हमारा जो आखिरी आज का आर्टिकल है वो है बेस्ट सिलेक्टिंग। आज का जो हमारा आखिरी जो आर्टिकल है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, इसके अंदर हम देखेंगे हमारा सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि जिसमें टाइम भी बच सकता है, पैसे भी बच सकते हैं और हमारा सफर भी बच जाए और हमें कम से कम कुछ चीजों को फेस करना पड़े, तकलीफें भी कम हो। तो हम उसमें देखते हैं मुख्तलिफ हमारे पास क्या चॉइसेस हैं। मिसाल के तौर पे हम 3-4 हमारे पास चॉइसेस हैं। मैंने ऑफिस जाना है, एक तो है मैं दोस्त के साथ पैदल चला जाऊं, दूसरा मैं कार पे चला जाऊं, नेक्स्ट है रिक्शे पे चला जाऊं, फिर उसके बाद है बाइक। तो मेरे लिए जो बेस्ट वे होगा मैं उसको चूज करूंगा। तो इस तरह किसी भी प्रोग्रामर के लिए या किसी भी यूजर के लिए या किसी भी प्लानर के लिए इन तमाम 5 चीजों में से जो बेस्ट लगेगी वो उसको चूज करके इसको तमाम चीजों पे अप्लाई करेगा, अपने प्रॉब्लम के सलूशन के लिए, इसकी रिजॉल्व करने के लिए इसको ढूंढेगा, फिर उसको जो बेस्ट लगेगा उसको अप्लाई करेगा। अगर इन 5 मेथड को अप्लाई किया जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को बेहतर बनाया जा सकता है और बेस्ट वे से इसको अंजाम दिया जा सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम। तो आज का लेक्चर हमारा इन 3 पॉइंट पे डिस्कस किया गया। खुदा हाफिज।